सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। आज के इस शो में बात होगी उस अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर की जिसके गिरने के बाद देर रात ट्रंप ने इंतकाम का ऐलान किया। उसके बाद रात 3 बजे के करीब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर भी दिया, कई इलाकों पर हमला किया। उधर ईरान ने अमेरिका के हर फौजी की जिंदगी को लेकर एक खतरनाक अल्टीमेटम दे दिया है। इसके अलावा नजर डालेंगे लेबनान में जारी इस्राएली हमलों पर, गजा में पैरामेडिक्स के अगवा किए जाने की सनसनीखेज खबर पर और उस नई तजवीज़ पर जिसमें पहली बार हमास और दूसरे फ़लस्तीनी ग्रुप्स अपने हथियार सौंपने के मुद्दे पर रजामंदी दिखाते नजर आ रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इसराइल के अंदर ये फिक्र बढ़ रही है कि अगली लड़ाई उसे अमेरिका के बिना लड़नी पड़ सकती है। और बात होगी सऊदी अरब की भी, जो हॉर्मोज में मची उथल पुथल की वजह से दुनिया में जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, उस दौरान भी एक खास जगह रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है सऊदी अरब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग शो खबरों के खादिम आदिल खान आज़ाद के साथ। डील और अमन की बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की फोर्सेस ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोल दिया है। कई जगहों पर हमला किया गया है। अमरीकी सेंटकॉम ने 10 जून की रात करीब 3 बजे ऐलान किया कि उसने ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हमले उस अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के जवाब में किए जा रहे हैं जो हॉर्मोज के ऊपर मिशन पर था। वाशिंगटन का दावा है कि शुरुआती जांच में हेलीकॉप्टर को एक शाहिद ड्रोन की तरफ से निशाना बनाए जाने के सिग्नल्स मिले हैं। उधर ईरान के हॉर्मुज़गान सूबे से धमाकों की खबरें सामने आई हैं। प्रेस टीवी ने इस बारे में भी ट्वीट किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक, मिनाब और दूसरे इलाकों में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इन हमलों को नई जंग की शुरुआत नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस बता रहा है। यानी अमेरिका एक तरफ जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पैगाम भी देने की कोशिश कर रहा है कि डील और बातचीत का रास्ता अब भी बंद नहीं हुआ। यानी हॉर्मोज में गिरा एक अपाचे हेलीकॉप्टर अब अमेरिका और ईरान के बीच नए हमलों की वजह बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये कार्रवाई यहीं रुक जाएगी या फिर दोनों मुल्क एक बार फिर उस टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे बचने की बातें पिछले कई दिनों से की जा रही थी। कल ही ट्रंप ने 37वीं बार कहा था डील बेहद करीब है, होने ही वाली है, और फिर हमले कर दिए। ऐसे में डील होगी या जंग होगी? खबर वही है, एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई है और इसकी वजह बना है वो अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश होने की खबर कल सामने आई थी, हमने आपको दिखाई थी। हमले से पहले ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने इस नुकसान के इंतकाम का ऐलान कर दिया था देर रात, जिसके बाद अमरीकी फ़ौज ने 9 जून की रात बल्कि 10 जून की रात 3 बजे हमला कर दिया। 9 और 10 की रात हमले से पहले 9 जून की रात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज़ के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के बेहद एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने कल मार गिराया। ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूमात मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईरानियों ने अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। उधर एक्सियोस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब की रिपोर्ट्स में अमरीकी अफसरों के हवाले से कहा गया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और यही बात मैंने आपको पहले भी बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर ओमान के साहिल के करीब पानी में गिरा था, जिसके बाद अमरीकी नेवी के एक सरफेस ड्रोन ने दोनों पायलट्स को या क्रू को ढूंढकर बाहर निकाला। यानी अब ये मामला सिर्फ एक हेलीकॉप्टर क्रैश का नहीं रह गया है। अगर अमरीकी दावे सही हैं कि ईरान ने ये गिराया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान ने पहली बार जंग के दौरान अमेरिका के सबसे अहम अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली है, वो भी शाहिद ड्रोन से। ईरान ने इस हेलीकॉप्टर गिराने के बारे में क्या कहा है वो मैं अभी आपको 1-2 खबरों के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ईरान से आई एक सख्त वार्निंग सुन लीजिए जो हर अमरीकी फ़ौजी की जान के बारे में है। क्या ईरान अपने आसपास मौजूद विदेशी फोर्सेस को नई वार्निंग दे रहा है? क्या गल्फ़ और पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फोर्सेस अब पहले से ज़्यादा ख़तरे में हैं? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान की आर्मी हर वक्त अलर्ट पर है और मुल्क की सरहदों या हवाई हदूद की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देने के लिए तैयार है। ये ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का बयान आया था। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी हमला किया, ऐसी भी खबरें हैं और ऐसे भी दावे हैं। अमरीकी बेसिस पर हमला किया है ये बताया गया कई मुल्कों में जो मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर। खैर, अराक्ची का बयान सुनिए।
अपने अपाचे हेलीकॉप्टर का बदला लेने की ट्रंप की धमकी के बाद अराक्ची ने कहा कि ईरान के आसपास मौजूद विदेशी फोर्सेस लगातार खतरे में हैं। यानी अराक्ची बंद लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि अमेरिका की आर्मी और नेवी जो मिडिल ईस्ट और हॉर्मोज में मौजूद है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उनके मुताबिक किसी इंसानी गलती, किसी हादसे या फिर किसी टकराव की जद में आने की सूरत में हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं और इसी के बाद हमला किया अमेरिका ने। अब क्या होगा? अराक्ची ने 9 जून की रात अपनी पोस्ट में हॉर्मोज के मैप के साथ लिखा कि इस खतरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि विदेशी फोर्सेस जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाएं, क्योंकि ये इलाका किसी दुश्मनाना मौजूदगी के लिए कभी भी मुफीद नहीं होगा। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान डिप्लोमेसी की ज़ुबान को तरजीह देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दूसरी ज़ुबानें बोलना भी जानता है। ये ईरान के हमले से पहले की वार्निंग है। यानी ईरान एक बार फिर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही ये पैगाम भी दे रहा है कि रीजन में मौजूद विदेशी फोर्सेस को खुद पूरी तरह महफूज नहीं समझना चाहिए। ये जो हमले हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के हर रोज़ एक दूसरे के ऊपर, जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ने किए, ये जो है ना, ये जंग नहीं है। ये एक मारता है, फिर दूसरा मारता है, फिर दोनों बैठ जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर दूसरा मारता है, फिर बैठ जाते हैं। तो इसे जंग मत मानिए। अगर कोई कहता है जंग शुरू, जंग का मतलब फिर फुल स्केल, हर जगह शहर में, और सबसे पहले तेहरान में बमबारी होगी और ईरान करेगा सबसे पहले कतर, कुवैत, सऊदी अरब में ज़रूर करेगा, यूएई में करेगा। अभी वो किसे निशाना बना रहा है? कुवैत को ज़्यादा बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच अपने अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर चल रही तानातनी के बीच अब ईरान की तरफ से नई सफाई भी सामने आई है। ईरान का कहना है कि हॉर्मोज के ऊपर गिरे अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था। अब ये एक बात हो गई। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि इस हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर टारगेट नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले के पीछे ईरान नहीं था। ये दूसरी बात हो गई। समझ में नहीं आ रहा ना? अल जजीरा ने यही बयान दिया और ये बयान ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसे यहीं छोड़कर। इसराइल में इस वक्त बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। बैसाखियों पर चलने वाला इसराइल अब शायद पहली बार ये सोचने पर मजबूर है कि अगर अमेरिका साथ न खड़ा हुआ तो क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में ये फिक्र बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अगली बार ईरान के खिलाफ किसी जवाबी हमले के लिए भी इसराइल को ग्रीन लाइट ना दें। कहा जा रहा है कि ट्रंप डील और डिप्लोमेसी के रास्ते को तरजीह दे रहे हैं और इसी वजह से वो किसी नए टकराव से बचना चाहते हैं। इसी बीच नेतन्याहू ने जून की रात सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में ये माना कि इसराइल को शायद एक दिन ईरान का सामना अकेले करना पड़ जाए। उसके मुताबिक ऐसी सूरत में इसराइल को अमरीकी मदद के बिना भी हमला करना पड़ सकता है, चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यानी नेतन्याहू को ये पता है कि अमेरिका की मदद के बिना, उस बैसाखी की मदद के बिना, अगर उसने ईरान पर हमला करने की जुर्रत की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले तक इसराइल को यकीन था कि किसी भी बड़े टकराव में अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अब खुद इसराइली मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप शायद हर बार इसराइल की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये 9 जून की रात इसराइली मीडिया छाप रहा है। यानी सबसे बड़ा डर अब ईरान की मिसाइलें नहीं, बल्कि ये है कि कहीं इसराइल को अगली लड़ाई में सचमुच अकेले ना उतरना पड़ जाए। बढ़ते आगे। लेबनान में तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 9 जून की रात तक इसराइली हमलों ने एक बार फिर साउथ लेबनान को दहला दिया, जहां तारीखी शहर टायर सबसे ज़्यादा निशाने पर रहा। लेबनानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक टायर शहर पर हुए इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए, आम लोग, जबकि दर्जनों दूसरे ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने सिर्फ टायर ही नहीं, बल्कि साउथ लेबनान और बीका वैली के कई कस्बों पर, गांवों पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में एक फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप और दूसरे सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। तस्वीरें और वीडियोस हमेशा बताते रहते हैं कि कई इलाकों में इमारतें तबाह हुई हैं। वो तबाही हम आपको कब तक दिखाएं? रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच से लोगों को निकालने में अब भी लगी हुई हैं। यानी ईरान और हिजबुल्लाह की वार्निंग्स के बावजूद इसराइल लेबनान में अपने हमले रोकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा, और इसकी कीमत अब आम लोग पहले से ज़्यादा चुका रहे हैं। ईरान की गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है फातिमा मोहाजिरानी। उन्होंने कहा है कि ईरान और लेबनान एक दूसरे के प्रॉक्सी नहीं हैं।
और ना ही दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ से जंग लड़ रहा है। उनका कहना है कि दोनों मुल्कों को जोड़ने वाली चीज़ कोई प्रॉक्सी रिलेशन नहीं बल्कि एक साझा दुश्मन है। उनके मुताबिक ऐसा दुश्मन जो लेबनान को तबाह करना और ईरान को कमज़ोर करना चाहता है। मुहाजिरानी ने यह भी कहा कि ईरान अपने लोगों के हक़ और अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों रास्तों पर एक साथ चलता रहेगा। यानी ईरान एक बार फिर पैगाम दे रहा है कि लेबनान के साथ उसके रिश्तों को प्रॉक्सी मॉडल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दोनों को एक ऐसे मोर्चे का हिस्सा समझा जाना चाहिए जो खुद को एक ही कॉमन दुश्मन के सामने खड़ा मानता है। और वो दुश्मन कौन है? यू नो वेरी वेल, इसराइल। गजा में एक और संगीन वाक़या सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की हिमायत हासिल एक मिलिशिया ग्रुप ने सेंट्रल गजा में 7 फ़लस्तीनी पैरामेडिक्स को अगवा कर लिया है 9 जून को। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पैरामेडिक्स फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मेंबर थे और इंसानी मदद से जुड़ी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तभी सलाहुद्दीन रोड पर वादी गजा ब्रिज के करीब ये बताया गया, पूरा इलाका, मैं बता रहा हूँ क्यों सेंसिटिव है, वादी ब्रिज के करीब बनाए गए एक चेक पॉइंट पर उन्हें रोक लिया गया और फिर अगवा कर लिया गया। सलाहुद्दीन रोड गज़ा की सबसे अहम सड़कों में से एक मानी जाती है दोस्तों, जो शुमाली और मगरबी गज़ा को जोड़ती है। इसी रास्ते से आम लोग, राहत का सामान, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें भी आवाजाही करती हैं। और जब ये सब हो रहा था, आ जा रहे थे, तभी इन पर हमला करके अगवा किया गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब गज़ा में सीज़फायर अब भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद हथियारबंद ग्रुप्स की मौजूदगी और उनके बढ़ती हरकतों को लेकर नई फिक्र पैदा हो रही है। यानी गज़ा में अब सिर्फ बमबारी और जंग का मसला नहीं रह गया, बल्कि इंसानी मदद पहुंचाने वाले लोगों की सलामती पर भी नए सवाल खड़े होने लगे हैं। गज़ा की एक और ख़बर एक सवाल के साथ कि क्या गज़ा में हथियारों का मसला किसी डील की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में चल रही बैठकों से सामने आई रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने नई चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जून को हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद और कई फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने उस तजवीज़ पर उसूली तौर पर हामी भर दी है जिसके तहत गज़ा में मौजूद हथियारों का एक हिस्सा एक नई फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले किया जा सकता है। ये बॉडी अभी बनी नहीं है और इसमें अलग अलग फ़लस्तीनी सियासी धड़ों की नुमाइंदगी हो सकती है। हालांकि फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने मुकम्मल गैर मुसल्लह यानी टोटली निहत्था होने की तजवीज़ को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने साफ किया है कि गज़ा में तमाम हथियार ख़त्म करने की इसराइली मांग कभी मंजूर नहीं होगी। काहिरा में मौजूद सोर्सेस का कहना है कि मिस्र और कतर के मीडिएटर्स ऐसी नई शक्ल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स और दूसरी पार्टीज़ दोनों के लिए काबिल कबूल हों। उधर हमास का कहना है कि हथियारों का मसला गज़ा से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला यानी टोटल एग्ज़िट और गज़ा की दोबारा तामीर से जुड़ा हुआ है। हमास की सीनियर अफसर हैं ताहिर अल-नूनू। उनके मुताबिक हालिया दिनों में बातचीत में अहम पेशकदमी हुई है, मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। यानी फ़िलहाल गज़ा में हथियारों को पूरी तरह छोड़ने पर कोई इत्तेफाक नहीं बना है, लेकिन ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश ज़रूर हो रही है जिसमें कुछ हथियार एक नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट बॉडी के हवाले किए जा सकें ताकि इसराइल को नई जंग छेड़ने का बहाना देने से रोका जा सके। अब एक और ख़बर सुनिए सवाल के साथ कि क्या होर्मुज़ की बंदिश के बावजूद यूरोप तक तेल पहुंचना रुक गया है? ताज़ा आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 9 जून की देर रात आई रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी अरब उस दौर में चांदी काट रहा है जब पूरी दुनिया मुश्किल में है, परेशान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब इस महीने यूरोप को पहले से भी ज़्यादा जेट फ्यूल भेज रहा है। शिपिंग टैंकर्स के आंकड़ों से पता चलता है कि होर्मुज़ में पैदा हुई रुकावटों के बावजूद सऊदी एक्सपोर्ट्स में बड़ी गिरावट नहीं आई है। डेटा के मुताबिक सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को जून के पहले हफ्ते में रोज़ाना करीब 118,000 बैरल जेट फ्यूल भेजा गया। कुछ दूसरे आंकड़े इस तादाद को 140,000 बैरल रोज़ाना तक बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 के बाद ये सबसे ऊंचा लेवल है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सऊदी अरब रेड सी के रास्ते अपने एक्सपोर्ट्स को लगातार बढ़ा रहा है। यानी होर्मुज़ के आसपास पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद सऊदी अरब ने यूरोप तक जेट फ्यूल की सप्लाई जारी रखी हुई है और फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि यूरोप को फ्यूल की बड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा। यूरोप को फ्यूल मिलेगा, सऊदी अरब को माल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया
सलामत रहिए, खुश रहिए।